हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के सैम्पल पेपर्स की फॉर द इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड 2020 एंड 21। तो इससे पहले के जो मेरे वीडियोस हैं वो हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 6 के सैम्पल पेपर्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, और आज हम क्लास 7 के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो एग्जाम का पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक का एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और टाइम होगा 1 आवर। एग्जाम की डेट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। सेट ए, सेट बी और सेट सी के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनके लिए अलग अलग डेट है। तो आपका स्कूल कौन सी डेट चूज करता है ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, और आपको उसी डेट पर उसके रिस्पेक्टिव सेट का जो है वो एग्जाम पेपर मिलेगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के होंगे 15 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग के होंगे 20 क्वेश्चंस, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 और अचीवर सेक्शन के होंगे 5 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह का पैटर्न आएगा और जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे, वो यहाँ पर सिलेबस में नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 2 यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होगा, आप इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं। बट अचीवर सेक्शन जो है वो आपके नॉर्मल सिलेबस से थोड़ा हटकर होगा, उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होगा, तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है, और उसका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लास 7 के सैम्पल पेपर्स में किस स्टैंडर्ड के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर सीरीज आपको लिखी हुई है AZ BY CX, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो स्टार्टिंग अल्फाबेट है और नेक्स्ट जो उसका बाद वाला सेकंड लेटर है वो लास्ट है। सिमिलरली बी जो है वो फर्स्ट से सेकंड नंबर का अल्फाबेट है, और जो वाई है वो सेकंड लास्ट अल्फाबेट है। सी जो है वो थर्ड नंबर पे आता है एंड एक्स इज थर्ड लास्ट। सिमिलरली डी विल बी ऑन फोर्थ नंबर एंड एक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू, सो डब्ल्यू विल बी फोर्थ लास्ट। ओके, सो डी डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी। Which number will replace the question mark in figure X? This is the figure X और इसमें एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या है। ओके, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो हर एक लाइन है उसके जो पास नंबर लिखे हुए हैं वो सेम नंबर का मल्टीप्लाई है। लाइक 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 8 64। Similarly 1 into 1 1. Okay, 1 into 1 1. Or so where is 1? 1 is in option A. So option A is the correct answer. Which of the following options most closely resembles the mirror image of the given word? If the mirror is placed vertically to the left, okay, this is the word stroke, stroke. Okay, अब अगर लेफ्ट में कोई मिरर रखा जाए यहाँ पर, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मिरर इमेज वाले, इनको आपको सिर्फ अज्यूम करना होता है, राइट? क्योंकि आप लिटरली वहां इमेज के सामने मिरर रखकर नहीं चेक कर सकते, तो आपको अज्यूम करना होता है कि यहाँ पर एक मिरर है। तो जब मिरर में हमेशा इमेज कैसी होती है, जब हम अपने आप को देखते हैं या हम अपने आप को कॉम करते हुए देखते हैं तो मिरर में इमेज कैसी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो मिरर में इमेज के 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो जो इमेज है वो हमेशा अपोजिट होती है, ओके, इनवर्ट होती है यानी कि उल्टा दिखता है सब कुछ, राइट? सब कुछ उल्टा दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, सब कुछ अपोजिट होता है।
राइट। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमको मिरर इमेज जो है बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। तो स्ट्रोक का जब हम मिरर इमेज देखेंगे तब क्या दिखेगा, इसमें ई दिखेगा सबसे पहले ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि ये पूरा का पूरा उल्टा दिखेगा। फर्स्ट लास्ट लेटर फर्स्ट दिखेगा एंड फर्स्ट लेटर लास्ट दिखेगा, तो ये होगा अपोजिट। तो अपोजिट में सबसे पहले ई दिखेगा एंड सेकेंड चीज होगी इनवर्ट, इनवर्ट यानी उल्टा, तो ई उल्टा दिखेगा। सिमिलरली ई के बाद के दिखेगा, वो भी उल्टा। ओ एज इट इज रहेगा, आर भी उल्टा दिखेगा हमें। देन टी एज इट इज रहेगा, बिकॉज टी का जो है आप चाहे लेफ्ट से देख लीजिए चाहे राइट से देख लीजिए सेम ही रहता है। और एस जो है वो भी हमें उल्टा दिखेगा। तो इस तरह का जो फिगर है वो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। बस दो चीजें याद रखिए आप कि मिरर इमेज में जो इमेज है वो हमेशा ऑपोजिट और इनवर्ट दिखती है। ओके तो ये बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी वर्ड की मिरर इमेज बना सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटर ट्राइंगल्स। 1 2 3 4, then inner one 5 6 7 8. Okay, then this big one, this one 9. Similarly on the right hand side 10. Similarly on the up 11, and similarly in the down 12. So total number of triangles in this figure are 12. So 12 is in option C. So option C is our correct answer. मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 4:3/4 minus 2:1/2. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन एंड दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 19, 19/4 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5/2, 4 एंड 2, इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो आएगा 4, 4 1 ज़ा 4, 19 1 ज़ा 19, 2 2 ज़ा 4 and 5 2 ज़ा 10. So 19 minus 10 is 9/4. 9/4 को जब हम डिवाइड करेंगे so we will get the answer in mixed fraction 2:1/4. 2:1/4 is in option C. So option C is our correct answer. Okay, next question is find the area of shaded region if ABCD is a rectangle. यहाँ पर आपको एक फिगर बना हुआ है रेक्टेंगल और उसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ट्राइंगल का एरिया क्या है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई फिगर के अंदर दूसरा फिगर बना होता है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल हो या रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल हो और उसका शेडेड एरिया का जो है एरिया आपसे पूछा है, शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, जो आसपास का एरिया है लाइक हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकाल लेंगे, देन हम ये वाले पार्ट्स का एरिया निकाल लेंगे। ओके क्योंकि इनकी वैल्यू हमको पता है। यहाँ पर वैल्यू यहाँ मेंशन है कि लेंथ और विड्थ हमको दी हुई है प्लस हाफ जो है यहाँ तक एफ तक, ओ डी एफ एंड सी ई, इसकी वैल्यू भी हमको पता है। तो जो हमारे आउटर ट्राइंगल्स हैं, दीज ट्राइंगल्स विच आर नॉट शेडेड, हम उनका एरिया निकाल लेंगे। फिर रेक्टेंगल के एरिया में से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम उनको माइनस कर देंगे तीनों ट्राइंगल के टोटल एरिया को। सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। ओके तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। सो लेंथ इज 24 and width is 15. So 24 into 15 is 360 centimeter square. Okay, so we got the area of rectangle ABCD. इसको हम नाम से बात करेंगे बिकॉज हमको यहाँ पे ट्राइंगल्स के अलग अलग एरियाज निकालने हैं, तो हम इसको नाम देकर बात करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADF, ADF ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। ओके, तो हाफ इंटू ADF ट्राइंगल में बेस क्या है? DF, DF की हाइट कितनी है? 12, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कितनी है? AD, AD की हाइट कितनी है? क्योंकि यहां पर 15 है तो पैरेलल लाइन है तो इस तरफ भी 15 होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो दिस इज ऑल्सो 15, 2 6 12 and 15 6 90 centimeter square. Now second, area of triangle FCE. अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। हाफ इंटू, यहाँ पर FCE में बेस क्या है? FC, FC की वैल्यू कितनी है? बिकॉज ये टोटल है 24 और ये हाफ है 12, तो ये हाफ भी 12 होगा। सो बेस इज 12 एंड हाइट इज 8, 8 हमको यहाँ पर मेंशन है। 2 6 12, 4 6 48 centimeter square. Now the third triangle EBA, area of triangle EBA. So this will also be half into base into height. So what is the base here? EB, EB is the base. जब ये वाला 8 सेंटीमीटर है, so this will be 7 सेंटीमीटर, तभी 8 plus 7 equals to 15 सेंटीमीटर हो पाएगा कंप्लीट। So 8 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी द 7. So base is 7 centimeter and height is this AB. AB is equal to DC because parallel lines है, तो DC अगर 24 है तो AB भी 24 होगा। ओके, तो 7 into 24, so 24 is 12 and 12 sevens are 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये तीनों एरियाज ट्राइंगल के एरियाज मिल गए हैं, इन तीनों को हम टोटल कर लेते हैं। ओके, 90 plus 48 plus 84 equals to 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये आसपास का एरिया है जो शेडेड नहीं है, इसको हम टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया कितना था? 360 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 360 माइनस 222, जो अनशेडेड पार्ट है, जो पार्ट शेडेड नहीं है, इनको माइनस करेंगे। सो वी विल गेट 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि टोटल एरिया में से जो ये पार्ट शेडेड नहीं है, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया टोटल करके हमने माइनस कर दिया रेक्टेंगल में से। सो वी गॉट द दिस पार्ट्स एरिया। तो इस पार्ट का एरिया है 138 एंड वेयर इज 138? इट इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द अवर करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हमको देखने में लगते हैं कि ट्रिकी है, बट इट इज नॉट एट ऑल ट्रिकी। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, डायरेक्ट आसपास का एरिया निकालकर टोटल एरिया में से उसको माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया हमको मिल जाएगा, चाहे फिगर कोई भी हो। ओके, अगर ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल बना है तो हम टोटल ट्राइंगल का एरिया निकालकर अंदर के पार्ट्स का एरिया निकालने के बाद उसमें से माइनस करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। Which expression represent the product of n and 5, n and 25? ओके, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें से किस में है मल्टीप्लीकेशन? ए में। 25n, 25n का मतलब है 25 into n, 25 multiplied by n. This is product. 25 multiplied by n is 25n, because this is subtraction, this is division and this is addition. So this is the question of multiplication. Product word जो है वो multiplication के साथ ही use होता है. So option A is the correct answer. What is the prime factorization of 45? Factors कर लेते हैं हम 45 के। प्राइम फैक्टर्स मतलब उसमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से पहले डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3, 3 5 15, देन 5 1 5, 3 into 3 into 5, these are the prime factors. ओके, 3 into 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं into 5. So where is 3 square into 5? It is in option B. So option B is our correct answer.
The value of 11.3 into 2.7 डेसिमल का क्वेश्चन है. 11.3 into 2.7. फॉर सम टाइम हम फॉरगेट कर देते हैं कि यहाँ पर डेसिमल है. ठीक है, हमको नहीं याद रखना है कि यहाँ पे डेसिमल है. दिस इज 113 मल्टीप्लाइड बाय 27. सो वी विल मल्टीप्लाई इट अकॉर्डिंगली. 113 into 27. 7 3s are 21. 1 2 7 1s are 7 plus 2 9 and 7 1s are 7. 2 3s are 6. 2 1s are 2. 2 1s are 2. 1 9 plus 6 15. 5 7 plus 2 9 plus 1 10. 0. Okay, forward 1. 2 plus 1 3. Okay, now we will put the decimal. लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं हम कि कितने डिजिट हैं डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में. तो 1 and 2. तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. सो इट इज 30.51. Where is 30.51? It is in option D. So option D is our correct answer. Mohit gained 60 paise on ₹60. His gain percent is. अब हमें इसको परसेंटेज में निकालना है. परसेंट मतलब 100. हमको यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू ऑन ₹60. सो वी विल find out on ₹100. Okay, so on ₹60, his profit is 60 paise, right? So on ₹100, 100 पर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि परसेंट को हमेशा 100 से ही काउंट करते हैं हम. ओके, हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं या 100 को डिवाइड करते हैं तो हम 100 से ही परसेंट काउंट करते हैं. सो 60 paise divided by 60. 60 divided by 60 is 1%. ओके, सो 1% इज इन ऑप्शन ए. यानी कि आपको जितनी भी वैल्यू रुपीस में दी हुई है हमको उसको उतने रुपीस के अलावा 100 रुपीस पर निकाल के देखना है टू फाइंड आउट द परसेंट. क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पर ही निकलता है. परसेंट का मतलब ही होता है ऑन एवरी 100. सेंट यानी 100, पर यानी ऑन एवरी 100. ओके, Karthik can throw a ball 50:3 by 5 meter high. Ayan can throw the same ball 48:1 by 3 meter high. How much farther can Karthik throw the ball than Ayan? Okay, सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को. तो कार्तिक के केस में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं. 50:3 by 5. It is 253 by 5 because 50 into 5 is 250 and plus 3 is 253. और अयान के केस में 48:1 by 3. 48 into 3 144 plus 1 145. So 145 divided by 3. Now we have to find कि कार्तिक ने अयान के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा हाई बॉल को थ्रो किया. ओके, सो 253 में से 145 by 3 को हम माइनस कर देंगे. 253 by 5 में से 145 by 3 को हम माइनस कर देंगे. ओके, अब हम इसे एलसीएम की मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे नीचे दोनों प्राइम नंबर्स हैं. एलसीएम और एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक से करने का एक वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं. उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको क्विकली सॉल्व करने में. तो 5 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है वो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी 5 into 3 15. या फिर हम इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, एंड द एलसीएम इज 15. 3 का मल्टीप्लाई 253 में, तो 253 में इसका मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज 759. और 5 का मल्टीप्लाई होगा 145 में, सो इट इज 725. 759 minus 725 is 34 divided by 15, which is in mixed fraction 2:4 by 15. 2:4 by 15. Okay, 2:4 by 15 is in option
B. So option B is the correct answer. In a parking lot, 1 out of every 8 cars is blue. In every 8 cars, 1 car is blue. 1 out of every 8 कार. ओके, तो हमको यहाँ पर 1/8 जो कार्स हैं वो ब्लू हैं. 1/8 का मतलब 8 में से हर एक कार. ओके, फ्रैक्शन में हम इसी तरह मेंशन करते हैं. In every 8 cars there is 1 car is blue. So what percent of car in this lot are blue? अब हमको सिंपली बस इस फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अगेन सेम 100 से मल्टीप्लाई. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज 100/8. 100/8 को जब आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 12.5%. ओके, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं. सो यू विल गेट द आंसर 12.5%. वेयर इज 12.5? इट इज इन ऑप्शन डी. A duck flew at a speed of 18 kilometers per hour for 3 hours, then at a speed of 15 kilometers per hour for 2 hours. How far did the duck fly in all? Okay, 18 kilometer per hour. पर आवर यानी कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर्स, और वो कितना देर उड़े? फॉर 3 आवर्स. तो यहाँ पर 18 किलोमीटर्स पर आवर जो है ये स्पीड है, और हमको टाइम कितना मिला हुआ है? 3 आवर्स. राइट. सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा? टाइम जो है वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. हम इसी फॉर्मूला में से, ये जो हमको फॉर्मूला मिला हुआ है इसमें से हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला इवेल्युएट कर लिया. अब स्पीड यहाँ पर कितनी है? 18, और टाइम है 3 आवर्स. 18 इंटू 3 54 किलोमीटर. ओके, डिस्टेंस हमें मिल गई 54 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. नाउ उसके बाद वो फ्लाई करती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉर 2 आवर्स. ओके, सो सिमिलरली फिर से डिस्टेंस निकाल लेंगे. दिस टाइम स्पीड इज 15 एंड टाइम इज 2 आवर. 15 इंटू 2 30 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस कितना उसने फ्लाई किया? टोटल डिस्टेंस 54 plus 30, which is 84 kilometer. So where is 84 in the option? It is in option D. So option D is our correct answer. So this is the most important section of the whole exam, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन काफी ट्रिकी रहते हैं, तो हमें उन्हें बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना और समझना है. So पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन. In a quiz, 40 prizes consisting of first and second prizes only are to be given. 40 prizes हैं जिसमें से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले को ही प्राइज मिलेगा, बाकी और किसी के लिए प्राइज नहीं है. सो फर्स्ट एंड सेकंड प्राइजेस आर वर्थ ₹2500 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली. एक एक प्राइज जो है फर्स्ट प्राइज वाले को 2500 का मिलेगा और सेकंड प्राइज वाले को 1500 का. सो इफ द टोटल प्राइज मनी जो है वो 85,000 है, तो हमें सबसे पहले इसमें 3 चीजें निकालनी है. एक तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सेकंड, हमको नंबर ऑफ फर्स्ट प्राइजेस निकालना है, फर्स्ट प्राइज कितने हैं, और नंबर ऑफ सेकंड प्राइज निकालने हैं. ऑलराइट, सो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज नंबर ऑफ फर्स्ट प्राइज आर एक्स. ओके, एक्स हम सपोज कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ सेकंड प्राइज क्या होंगे? अगर फर्स्ट प्राइज एक्स है तो सेकंड प्राइज क्या होंगे? 40 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल प्राइस है 40. तो 40 में से अगर फर्स्ट प्राइस की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी. सो सेकंड प्राइस इज 40 माइनस एक्स. ओके, अब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 2500. तो जितनी भी फर्स्ट प्राइस के नंबर हैं, तो उसमें अगर हम 2500 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी. राइट, प्लस जो भी वैल्यू सेकंड प्राइस की है उसमें हम 1500 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड प्राइस वाले को 1500 मिल रहे हैं, और इन दोनों का जो टोटल है वो है
85,000. So this is our equation. We got our equation. Okay, so this is the equations. You can see here 2500x plus 1540 minus x equals to 85,000. So it is in option A, and no, it is in option A only. Okay, because in option B there is the minus sign, so it is in option A only, but we got our answer at option A, so we don't need to follow the to find the option other answers, number of first prize and number of second prize. But आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज कैसे निकालना है। वैसे आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस फर्स्ट इक्वेशन में ही हमको हमारा आंसर मिल गया है। वो इक्वेशन किसी और उसमें नहीं है, किसी और ऑप्शन में ये इक्वेशन नहीं है। x माइनस 40 एंड 40 माइनस एक्स बोथ आर डिफरेंट, तो हमें इसको कंसीडर नहीं करना है ऑप्शन सी और डी को, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 2500x प्लस 40 इंटू 1500, 40 इंटू 1500 इज 60,000 माइनस 1500 का मल्टीप्लाई x में 1500x इक्वल्स टू 85,000। ओके, x वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 1000x, इसको इस तरफ ले जाएंगे 85,000 के साथ, सो इट विल बी माइनस, इट विल बी इन सब्ट्रैक्शन, तो 85,000 माइनस 60,000 इज 25,000, 3 zeros cut, x equals to 25. So number of first prize are 25. Okay, this is first prize. So second prize कैसे निकालेंगे, 40 minus x यानी 40 minus 25 which is 15. So C in option 1, फर्स्ट प्राइज की वैल्यू है 25 एंड सेकंड प्राइजेस के नंबर ऑफ सेकंड प्राइजेस है 15. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो पूरा सेटिस्फाइड करता है इस कंडीशन को, यानी कि हमारा आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो लाइंस बनी हुई हैं और एक जो है लाइन बनी हुई है जो उसको कट कर रही है, और कुछ एंगल्स बने हुए हैं, उन एंगल्स के यहाँ पर हमको नाम दिए हुए हैं। तो हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। E and H are supplementary angles. Where is E? This is E and this is H. E and H are supplementary angles. No, because supplementary angles जो होते हैं वो सेम लाइन पे बनने वाले एंगल्स होते हैं। सेम लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं और उनका जो एडिशन है, इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। इन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो E और H ये दोनों जो है वो सेम साइड में नहीं बन रहे हैं, बोथ अपोजिट साइड्स में हैं। एक्सटीरियर एंगल्स हैं और अपोजिट साइड में एंगल्स हैं, तो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, C and G are equal angles. Where is C? C is here and G. This is here. C and G are opposite equal angles. Yes, because C and G are alternative exterior angles. अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इक्वल होते हैं। ये भी लाइन के बाहर है और ये भी लाइन के बाहर है और दोनों अपोजिट हैं, ऑल्टरनेट है, राइट। तो इनको ये जो एंगल है दोनों, एंगल सी और एंगल जी, ये इक्वल होंगे एज पर द प्रॉपर्टी। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट। तो वो वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। So option C is the correct answer, in which statement 1 is false and statement 2 is true. So this was the all sample papers of class 7. यहाँ पर मैंने जितनी कोशिश की है, जितना ज़्यादा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ उतना मैंने बताने का आपको ट्राई किया है। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फॉर क्लास 8 इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, बिकॉज ओलंपियाड्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तो प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। वी नीड द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।